आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन हमने देखा था, लाइट की एक प्रॉपर्टी थी जिसमें लाइट स्ट्राइक हो रही थी और बाउंस बैक कर रही थी, सरफेस से बाउंस बैक हो रही थी, वापिस आ रही थी। ठीक है, इस बार अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? रिफ्रैक्शन। ये दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट की, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके स्पीड में अंतर आता है। या तो उसका लाइट का जो स्पीड है वो क्या होगा? कम, या लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। अगर उसमें इस तरह का अंतर ना आ रहा होता तो रिफ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड या तो कम होती है या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से, कम या ज्यादा होने की वजह से लाइट बेंड करती है, लाइट बेंड करती है, मुड़ जाती है। ठीक है, अब उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब ये फिनोमिनाज हमें कुछ समझने हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके स्पीड में चेंज क्यों आता है। अब सपोज करो लाइट क्या है, मतलब पार्टिकल्स हैं। लाइट कैसे बनती है? पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, पार्टिकल उसके पीछे एक पार्टिकल, इस तरह चलती है। तो जब लाइट आ रही है, पार्टिकल्स में चल रही है, मूव कर रही है, तो उसका एग्जांपल आप अपने से लो। सपोज आप दौड़ रहे हो तो आपके चारों तरफ क्या है? एयर है। तो एयर में दौड़ रहे होंगे तो आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। अगर मैं वहां पे वाटर स्प्लिट कर दूं या आपको कहूं कि आप स्विमिंग पूल के अंदर दौड़ लगाओ तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि एयर के अंदर जब आप दौड़ रहे थे, जब आपके चारों तरफ एयर थी, आप जब दौड़ रहे थे, तब वो जो मीडियम था चारों तरफ का वो हल्का मीडियम था। अब जब वाटर के अंदर आपको दौड़ लगानी है तो वाटर कैसा मीडियम है? वाटर एक भारी मीडियम है। भारी मीडियम के अंदर जब आप दौड़ लगाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे हमारे लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, अलग अलग मीडियम के अंदर हमारी स्पीड अलग होगी, वैसे लाइट के लिए भी मीडियम्स हल्के होते हैं और भारी होते हैं। तो जो मीडियम लाइट के लिए हल्के होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। हल्के मीडियम को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और लाइट के लिए जो मीडियम भारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि भारी मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। ऑप्टिकली रेयर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लाइट के लिए सबसे हल्का मीडियम क्या है? एयर या वैक्यूम। ठीक है, लाइट का एक जैसा स्पीड होता है, उनमें कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के लिए दुनिया का सबसे भारी मीडियम क्या है? डायमंड। डायमंड डायमंड के अंदर जब लाइट चलती है तो डायमंड के अंदर सबसे कम स्पीड होती है उसकी, यानी कि वो उसके लिए दुनिया का सबसे ज्यादा भारी मीडियम है, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो यही है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लाइट चल रही होगी किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर है, वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड या तो कम होगी या ज्यादा होगी। मतलब रेयर से डेंसर में जा रही होगी तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जा रही होगी तो लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा या कम स्पीड होने से लाइट बेंड करती है, तुरंत जैसी एंटर होगी वो बेंड करेगी। हमें समझना है कि लाइट की स्पीड में जो अंतर आ रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बेंड क्यों करती है? फिर स्पीड में चेंज आने से लाइट बेंड क्यों करती है, ये चीज थोड़ी समझेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज ये कोई इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को अलग कर रहा हो। इस इंटरफेस के ऊपर कोई एक मीडियम है ए, और ए या मतलब मान लो कि यहाँ पे क्या है? एयर है, और नीचे की तरफ दूसरा मीडियम है, क्या है? वाटर। तो एयर से लाइट आ रही है वाटर के अंदर। अब एयर कैसा मीडियम है लाइट के लिए? रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम है। वाटर कैसा मीडियम है? भारी मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब देखो देखते हैं, लाइट आई। अब लाइट जो आती है, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रे। लाइट रे की फॉर्म में आ रही है। अब लाइट कुछ किस तरह चलती है वो समझो। हमने रे को क्या कर दिया? जूम कर दिया। अब ये पूरी कंप्लीट क्या है? हमारी रे है। ठीक है, अब इसे ऐसा समझो कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक डंडे को पकड़ के चल रहे हैं ऐसे। सपोज कि यहाँ पे दो कार्टून है, एक कार्टून यहाँ है। कार्टून मतलब आप मान लो लाइट किसी फॉर्म में होती है, लाइट मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन्स कहते हैं। ठीक है,
तो लाइट का अब मान लो एक फोटोन यहाँ है, एक फोटोन यहाँ है, फिर लाइट आगे चली, फिर ये फोटोन यहाँ आ गया, ये फोटोन यहाँ आ गया, इसी तरह लाइट चलते आ रही है। ठीक है, बात समझ आई। अब ऐसे डंडा पकड़ के लाइट ऐसे चल रही है, ये फोटोन फोटोन ऐसे चल रही है। अब यहां तक लाइट आई, जब यहां तक आ चुकी है तब इसका ये फोटोन यहां था और ये फोटोन यहां था। अब इस रे को इस मीडियम के अंदर एंटर करना है। सबसे पहले कौन सा फोटोन एंटर करेगा? जो ये नजदीक वाला है। अब ये डंडा जो है इसे तो ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब मान लो इस डंडे को पकड़ के यहाँ दो फोटोन चल रहे हैं, ये दो फोटोन चल रहे हैं, अब बिल्कुल ऐसे चल रहे थे सीधे। अब इसने किसी तरीके से अपनी स्पीड क्या कर दी अचानक से कम, इसकी स्पीड अभी भी क्या है ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो लाइन है वो किस तरह बेंड हो जाएगी, इसने स्पीड कम कर दी, इसकी ज्यादा है, ऐसे मुड़ जाएगी। अब सपोज इसने कम कर दी, इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है तो ऐसे मुड़ जाएगी। ये तेज चलेगा ना, जो जिसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है इसकी कम है, इसने इसे एकदम ब्रेक लगाई लेकिन ये चल रहा है। जैसे एक गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी का जो एक पहिया है, इधर का जो पहिया है, जो व्हील है, अब उसकी स्पीड अचानक से क्या होगी कम, लेकिन इसी व्हील की स्पीड क्या है ज्यादा है, तो गाड़ी ऐसे ही मुड़ेगी ना। अब ये पहिए की स्पीड कम है, इसकी ज्यादा है, तो गाड़ी ऐसे मुड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार होता है। ये जो फोटोन है ये पहले पहुंच गया, तो इसकी स्पीड क्या होगी कम, और इसकी स्पीड अभी भी क्या है ज्यादा है। तो होता ये है कि ये जब लाइट यहां आती है तो ये इस तरीके से मुड़ जाती है, फिर ये लाइट इस तरफ मुड़ जाती है। क्यों इस तरफ क्यों मुड़ी? क्योंकि इसकी स्पीड अचानक से कम हुई, इसकी स्पीड अभी भी क्या है ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा है, इसकी कम होगी, तो लाइट इस तरफ मुड़ी। अब जिस पॉइंट पर लाइट आती है ना, सपोज इस पॉइंट पर लाइट आई, तो इस पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे नॉर्मल। तो ये रे इस तरह आ रही थी, तो ये रे किस तरफ बैंड हुई नॉर्मल की तरफ, यानी कि जब रेयर से डेंसर में जा रही होगी तब किधर बैंड होगी, वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। अब सपोज फिर ऐसे ही चल रहा है, अब लाइट दोबारा से किस में आने वाली है, वाटर से एयर में। तो अब बताओ कौन सा फोटोन है जो पहले पहुंचेगा एयर में, यही पहले पहुंचेगा। अब ये पहले एयर में पहुंचेगा तो इसकी स्पीड अचानक से क्या हो जाएगी ज्यादा, ये अभी भी वाटर के अंदर ही है, इसकी स्पीड क्या रहेगी कम। अब ये ऐसा आ रहा था, यूं आ रहा था, इसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई, इसकी कम है, किधर मुड़नी चाहिए, इसको इधर मुड़नी चाहिए। तो ये क्या करेगी, फिर ये नॉर्मल है तो ये इस तरफ से इस तरीके से यहां से बैंड हो जाएगी, यानी कि अब ये बैंड हुई कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बोलते हैं ना टीचर्स, मतलब जैसे लाइट आई रेयर से डेंसर में आएगी तो लाइट मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट मुड़ेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा कि लाइट अगर इस तरफ इस तरीके से आ रही होगी तो लाइट का जो ये वाला पोर्शन है वो पहले पहुंचेगा इंटरफेस पर, उसका स्पीड कम होगा। ये ऐसे लाइट आई, इसका स्पीड कम हो गया, अचानक से कम हो गया क्योंकि ये जल्दी पहुंच गया दूसरे मीडियम में, इसका स्पीड अभी भी ज्यादा है तो ऐसे मुड़ गई। फिर जब बाहर जाना था तब यही पहले पहुंचेगा वहां, तो ये पहले पहुंचा, इसकी स्पीड क्या हुई एकदम ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम है अभी भी, तो ये इस तरफ से मुड़ जाएगा। तो लाइट जब रेयर से डेंसर में आती है, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो कैसे मुड़ती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब डेंसर से कहां जाती है रेयर में तो कैसे मुड़ती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रीजन समझ आ गया। तो बस रिफ्रैक्शन यही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट की स्पीड में चेंज आया। अगर लाइट की स्पीड में चेंज ना आता तो ये लाइट जैसे जा रही थी उसी डायरेक्शन से चलती रहती। अगर सपोज ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि लाइट बिल्कुल सीधी आती है इस तरीके से, तो जो इसके फोटोन्स हैं वे कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, तरीके से आ रहे होंगे। तो मुझे बताओ जब ये इंटरफेस पे पहुंचेंगे तो दोनों फोटोन्स यहां और यहां लाइट रे के दोनों कॉर्नर के जो फोटोन्स हैं वे एक साथ पहुंचेंगे या अलग अलग, एक साथ पहुंचेंगे। तो दोनों की स्पीड एक साथ कम होगी, तो क्या इसको मुड़ना चाहिए, नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों फोटोन्स एक साथ पहुंचे, एक साथ ब्रेक लगे, एक साथ दोनों की स्पीड कम हुई, सीधी चलती रहेगी। फिर दोनों दूसरे एयर में पहुंचेंगे, दोबारा से दोनों एक साथ पहुंचेंगे, एक साथ दोनों की स्पीड बढ़ेगी, तो लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करती। तो जब लाइट परपेंडिकुलरली इंटरफेस पर पहुंचती है तो उसका पाथ चेंज नहीं होता, वो बेंड नहीं करती और वो सीधी सीधी चलती रहती है। ये पॉइंट समझ आया। तो लाइट बेंड तभी होगी
जब वो स्लांट तरीके से ऐसे स्लोप बनाते हुए इंटरफेस पर आ रही हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो रिफ्रैक्शन यही है, मतलब रिफ्रैक्शन में कुछ पॉइंट्स आप समझ लो। रिफ्रैक्शन क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका स्पीड चेंज होता है। जब भी लाइट का स्पीड चेंज होगा लाइट बेंड करेगी, तो इसी वजह से वो क्या करती है? बेंड करती है, और बेंड करती है स्पीड चेंज होता है। इसी फिनोमेना क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ए प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट बेंड करती है। कब? व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। क्यों करती है? ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड, क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आता है। एंड दैट प्रोसेस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से देखो अभी ये फिश है, यहां पे है, ठीक है, इस फिश से जो लाइट जा रही थी उसने लाइट ने यहां पे इंटरफेस पे गई। अब मुझे बताओ, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है? एयर। तो डेंसर से जा रही है वाटर में, तो जैसे ही यहां गई इंटरफेस पर तो डेंसर से रेयर में गई, कैसे मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे देखो डेंसर से एयर में गई, कैसे मुड़ी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर, यानी कि अगर यहाँ पे इंटरफेस ना होता तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी चलती रहती, लेकिन सीधी नहीं चलेगी। ये नॉर्मल है हमारा, ये हमारा नॉर्मल है। ये जो परपेंडिकुलर हम खींचते हैं इंटरफेस पर, यही नॉर्मल होता है। तो ये लाइट ऐसे गई, अब नॉर्मल पे आई, तो नॉर्मल पे आई तो ये कैसे मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ऐसे जाना था अब ऐसे जाएगी, तो अवे मुड़ी। यानी कि इसकी आईज में, यहाँ पे जो पर्सन है इसकी जो आईज में लाइट आई, उसको अगर सीधी डायरेक्शन में मैं कंसीडर करूं तो ये इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये फिश इसको यहाँ ना दिखाई दे के कहाँ दिखाई देगी? यहाँ दिखाई देगी। तो अगर इसको एम करना है फिश को, तो ये फिश अगर यहाँ है तो इसे यहाँ दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में कहाँ है? यहाँ है। तो थोड़ा सा अपने नजदीक एम करेगा तब एम पूरा होगा, अदरवाइज हर बार क्या हो जाएगा? ये मिस कर देगा, हर बार ये मिस करेगा, क्योंकि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट जहां है वहां दिखाई नहीं देंगे, वे कहीं और दिखाई देंगे। और ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए होता है, देखो पेंसिल को आप टेढ़ी करके ग्लास के अंदर रखते हो जिसमें वाटर है, ठीक है, तो पेंसिल हमें क्या दिखाई देती है? जैसे वो टूट रही है, क्योंकि सीधी सीधी पेंसिल जहां है वाटर के अंदर वहां आपको वो दिखाई नहीं देगी। उसका वाटर के अंदर जो पार्ट है पेंसिल का वो कहीं और दिखाई देगा। अब ये पार्ट बाहर है, ये तो हमें ये दिख रहा है, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है ये कहीं और दिख रहा है। तो क्या होगा? कैसा लगेगा कि पेंसिल बीच में से क्या होगी? टूट गई। क्लियर है पॉइंट? और ऐसा क्यों दिख रहा है हमें? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बेंड कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब सिंपल रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो ये चीजें अभी हमने देख ली कि क्या होगा? द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज। स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी जब भी वो कैसे जा रही होगी? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी। लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी जब भी वो रेयर से डेंसर में जा रही होगी। रेयर से डेंसर में जाएगी स्पीड कम होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्या है? और जब लाइट की स्पीड रेयर से डेंसर में जाने पे कम होगी तो वो बेंड करेगी, और वो बेंड किधर करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, नेक्स्ट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही होगी तो लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। अब लाइट के बारे में वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन समझो कि लाइट की स्पीड को क्या कहते हैं हम? सी। एयर के अंदर जब लाइट होती है इसकी स्पीड को क्या कहेंगे? सी। दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। लाइट का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा, दैट मींस वेवलेंथ। वेवलेंथ, और ये क्या है? म्यू। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से समझना, लाइट की स्पीड का फॉर्मूला है लाइट का वेवलेंथ इनटू लाइट की फ्रीक्वेंसी। जब लाइट, मैंने कहा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, रेयर से डेंसर मीडियम में गई तो लाइट की स्पीड क्या हुई? कम हुई। अब लाइट की स्पीड कम हुई, मैंने कहा उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज
नहीं होती, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो म्यू है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। लेकिन म्यू इनटू वेवलेंथ करके स्पीड आ रहा है, स्पीड कम हुई तो कम क्या हुआ होगा, वेवलेंथ कम हुआ होगा। भाई दोनों का मल्टीप्लाई करके सी आ रहा है ना, तो ये मैं कह रहा हूं कभी भी कम नहीं होता, ना ज्यादा होता, तो अंतर किस पे आएगा फिर, वेवलेंथ पे। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर वैल्यू अचानक से कम होगी, अब ये तो कम हुई नहीं, तो दूसरी चीज कम हुई होगी ना। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्या चेंज होगा, वेवलेंथ, ये कम हो जाएगा, ये कम होगा, इसी वजह से इसका स्पीड कम होगा। जब भारी मीडियम से हल्के में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा नहीं। अब ये लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा इसका, क्या बढ़ेगा भाई, अब सी मतलब डेंसर से रेयर में आ रही है तो सी की वैल्यू इंक्रीज हुई, अब म्यू तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज क्या हुआ फिर, वेवलेंथ हुआ, वेवलेंथ बढ़ गया। तो जब कभी भी लाइट का स्पीड चेंज होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव किस पर पड़ता है, उसके वेवलेंथ पर पड़ता है। या तो वेव डेंसर मीडियम में जा रही होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगा, रेयर मीडियम में आ रही होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से स्पीड कम या ज्यादा होती है, लेकिन लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, यही थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, फर्स्ट तो सेम ही है। अब देखो ये सपोज हमारा कोई इंटरफेस है, अब लाइट ये नॉर्मल है, लाइट इंसिडेंट रे यहाँ आई, अब ये अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कैसे मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इधर इस तरफ ये बैंड हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ना कह के क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा, ठीक है। क्या ये दोनों एंगल कभी बराबर होंगे, नहीं होंगे। रिफ्लेक्शन का जो लो था उसमें आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर आई आर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला तो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लो जो इसका है, जो इंपॉर्टेंट लो है, इसको लो ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, सिंगल लो को ही, ये है स्नेल्स लो। अब स्नेल्स लो, स्नेल्स हमें क्या कहता है, ये बात आप बच्चे बहुत ध्यान से समझोगे, ठीक है। स्नेल्स के विचार क्या थे ये समझेंगे, तो देखो जरा। स्नेल कहता है फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, किसी मीडियम के पेयर के लिए, कोई पेयर ऑफ मीडियम है, वी हैव ए पेयर ऑफ मीडियम, आप कोई भी पेयर का चुनाव कर लो। हमने एक सिंपल सा पेयर लिया, एयर और गिलास, या एयर और वाटर ले लिया, चलो जैसे ये बच्चा कह रहा है, हमने पेयर क्या लिया, एयर और वाटर, ये पेयर लिया, ठीक है। इस तरह के कई सारे केसेस लिए, हर बार क्या था, ऊपर एयर और नीचे क्या था, वाटर, हर बार ऐसा ही था, यहाँ एयर और नीचे की तरफ था वाटर, एयर और वाटर, ऐसा था। अब स्नेल्स कहता है कि किसी भी एक पेयर ऑफ मीडियम के पेयर के लिए, अब ये पेयर हमने एयर वाटर का लिया है तो यही लेना है, मैंने चेंज नहीं करना, पेयर को क्या रखना है, सेम, हर बार पेयर रहेगा एयर और वाटर। तो कहता है ये अगर हम पेयर लेते हैं, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो है, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे, साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या कहेंगे, साइन आर, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, हर बार उसकी वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कुछ भी हो। सपोज एग्जांपल के लिए है, श्योर है ना, इसमें ऐसे नहीं, ये हमने एक एंगल लिया इतना, ये लिया सपोज इतना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे आई, अब इस आई पर कोई आर की वैल्यू आई
तो आई और ये क्या था हमारा आर। हमने देखा कि साइन आई ये क्या कह रहा है, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका मतलब है साइन आई, इसका मतलब क्या है साइन आई। और फिर कह रहा है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है साइन आर। तो स्नेल कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो आइडिया देखते हैं। तो हमने यहां पे लिया, यहाँ पे इस वाले, यहाँ पे इसमें जो पेयर लिया था इसमें लिया हमने साइन आई, जो भी आई की वैल्यू थी, डिवाइड बाई साइन आर, और इसकी वैल्यू रख के इसका वैल्यू निकाला, कुछ भी होगा तो उसका रेशो निकाला, फिर वैल्यू रखी साइन आई की आर की और फिर इसका रेशो निकाला। रेशो निकाल के हमारे पास आया कि जो रेशो आ रहा था ये आ रहा था 1.33। रेशो की वैल्यू क्या आ रही थी 1.33। नेक्स्ट टाइम फिर उसने लिया, फिर यहाँ पे उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या करी, बढ़ा दी। सपोज पहले 20 डिग्री था, अभी 25 डिग्री कर लिया, ठीक है। तो इस बार एंगल की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर ली, अब आई इंक्रीज हुआ, इसे कहा हमने आई डैश। फिर आर की वैल्यू भी क्या होगी, थोड़ी सी पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा आर डैश। फिर उसने रेशो लिया, फिर यहाँ पे लिया इसने रेशो, इसने कहा साइन आई डैश डिवाइड बाई साइन आर डैश। अब इसके वैल्यूज रखे जो भी था, साइन 25 जो भी इसमें आ रहा था, आर जो आ रहा था, ये वैल्यूज रखे, फिर इसका रेशो निकाला, सोल्व आउट किया, सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर भी कितना आया 1.33। इसका आंसर भी क्या आ रहा था, सेम जो पहला आ रहा था वही अब आ रहा है 1.33। फिर इसने क्या किया, इसने एंगल फिर बढ़ा दिया और ज्यादा एंगल लिया, सपोज 45। अब आई की वैल्यू फिर बदल दी, तो ये हो गया आई डबल डैश। फिर आर की वैल्यू और ज्यादा आई, दैट इज आर डबल डैश। इसने फिर रेशो निकालने की कोशिश की, इसने किया साइन आई डबल डैश डिवाइड बाई साइन आर डबल डैश, जो भी ये वैल्यूज थी यहाँ रखी, इनका आंसर निकाला, इनका आंसर भी फिर अगेन क्या आया 1.33। फिर उसने एंगल की वैल्यू बढ़ाई, फिर एंगल की वैल्यू बढ़ाई, फिर आंसर कितना आया, रेशो निकाला तो 1.33। कह रहा था आप जो भी आई लोगे उसका कुछ ना कुछ आर होगा, वो बेंड करेगी। हर बार आई और आर की वैल्यूज क्या होंगी, अलग होंगी। आप आई की वैल्यू बढ़ाओगे, आर बढ़ेगा, हर बार आई की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन कह रहा है अगर एयर और वाटर, अगर ये पेयर हमारे पास है, तो इस पेयर के लिए आप चाहे किसी भी आई पर आर की वैल्यू निकाल के उनका रेशो निकाल लो साइन का, वो हर बार क्या आएगा, सेम आएगा। कह रहा हर बार वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और फिर जब उसने ये देखा कि हर बार ऐसे वैल्यू सेम आ रही है, तो उसने सोचा कि ये जरूर कोई खास वैल्यू होगी, कुछ तो इसमें अलग होगा। अब साइन आई बाई साइन आर कभी भी किसी भी एंगल पे हम देखते हैं किसी एक पेयर के लिए, तो वो वैल्यू उस पेयर के लिए हमेशा सेम आ रही है, दैट मीन्स वो वैल्यू कुछ इंडिकेट कर रही होगी। उसने देखा, कोशिश की कि देखता हूँ क्या वैल्यू है, क्या चीज है, तो उसने ये पाया कि ये जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ रही है, ये 1.33 आ रही है, तो इसने पाया कि जब लाइट एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल करती है, तो जो भी ये वैल्यू आती है, लाइट की स्पीड उस वाटर के अंदर, जैसे यहाँ पे वाटर है तो वाटर के अंदर ही इतने टाइम्स कम हो जाती है, जो कि उसकी स्पीड कहाँ है, एयर में। मान लो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, हाँ देखो एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड है। और एयर और वाटर के लिए, एयर और वाटर के लिए जो हमारा रेशो आ रहा था, वो रेशो कितना आ रहा था साइन आई बाई साइन आर का, साइन आई बाई साइन आर का जो रेशो आ रहा था बेटे, वो क्या आ रहा था रेशो हमारा 1.33। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब लाइट, मुझे बताओ रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, कितनी कम होगी। तो वो ये कहता है कि जो भी ये रेशो आ रहा है ना, जो लाइट की स्पीड है, वो उतने ही टाइम्स कम हो। एयर में लाइट की स्पीड इतनी थी, और वाटर में कितनी है, हम कहेंगे कि 1.33 टाइम्स
कम, इतने टाइम्स, आप इतने टाइम्स कम कर दो, वही लाइट की स्पीड किस में है, वाटर में। तो वाटर के अंदर अगर लाइट की स्पीड देखनी है, सपोज वाटर के अंदर लाइट की स्पीड है VW, तो वो कितनी है, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.33, जो भी आएगा यही लाइट की स्पीड है वाटर के अंदर, इतने टाइम्स कम है। बात आ रही है समझ में? तो ये कहता है कि जो भी ये जो लाइट की ये जो वैल्यू है इसको, कि लाइट की स्पीड उसकी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर कितने टाइम्स कम है, इस चीज को, ये जो वैल्यू जो नंबर ये आया, कहता इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि किसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड एयर के मुकाबले में कितने गुना कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में है, एयर में, ठीक है। अब किसी भी मीडियम में जाओगे तो वो डेंसर ही है, क्योंकि सबसे हल्का मीडियम क्या हो गया, एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमें, ये जो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितने टाइम्स कम है। सपोज किसी मीडियम का, किसी एक्स मीडियम का, ये कोई मीडियम है, एक्स मीडियम है, इस एक्स मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, कितना है, वो 2 है। हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि लाइट की स्पीड जब एयर से इस मीडियम के अंदर आई होगी, तो एयर के मुकाबले में जो भी एयर में उसकी स्पीड है, इसके अंदर उसकी स्पीड क्या होगी, एयर से 2 गुना कम होगी, 2 गुना कम। इसके अंदर लाइट की जो स्पीड है वो एयर के हिसाब से कितनी होगी, 2 गुना कम होगी। यानी कि अगर मैं इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड देखूं, यानी कि Vx, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x, तो वो कितनी होगी, लाइट के अंदर जो इस एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, 3 × 10⁸। अब मैं कह रहा हूं इस x मीडियम की जो वेलोसिटी होगी वो लाइट की जो स्पीड है एयर में उससे 2 गुना कम होगी। तो मैं 2 को कहां रखूं, अपॉन में, डिवाइड में, तो ये जो करके आएगा कितना आएगा, 1.5, 2 से 3 कैंसिल कर दो, तो इस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, 1.5 10⁸ मीटर/सेकंड, इतनी होगी, 2 गुना कम होगी। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है तो उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, 3 टाइम्स कम होगी। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, जैसे मैंने पहले बनाया था वो, है ना, तो उसके अंदर लाइट की स्पीड 1.33 टाइम्स कम होगी। अब किसी मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो एयर की स्पीड के मुकाबले में जितने गुना कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स इस नंबर की बात कर रहे हैं हम, इस नंबर के चारों तरफ अब चलते रहेंगे, क्योंकि ये नंबर समझना बहुत जरूरी है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई मीडियम एक्चुअली में कितना ज्यादा डेंसर है। जितना ज्यादा ये नंबर होगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, यानी कि लाइट की स्पीड उसके अंदर उतनी ही ज्यादा कम होगी। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर वहीं चलें। अब देखो क्या था, स्नेल्स क्या कह रहा था, स्नेल्स ने कहा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इसके हिसाब से फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम, किस मीडियम के किसी एक पेयर के लिए, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो साइन ऑफ एंगल, साइन आई का और साइन आर का जो रेशो है वो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उस रेशो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसके बारे में हम बता रहे थे। तो कोई ना कोई भी आप पेयर लोगे, उस पेयर का एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगी। जैसे ये हमने एयर वाटर लिया, तो एयर वाटर की एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आई कि जब भी साइन आई बाई साइन आर एयर वाटर का करोगे तो 1.33 आएगा। जब भी करोगे किसी भी एंगल पर आप करते हो, हमेशा इनका रेशो क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगी, 1.33। तो वो कहता है ये जो रेशो है, ये जो रेशो है, इसका वैल्यू जिसका 1.33 है, इसका वैल्यू 1.33 है, ये जो नंबर है दैट नंबर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आई। चलो अब नेक्स्ट लो को दोबारा देखते हैं। हमारे पास फिर वही है, 2 मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है 1 और यहाँ मीडियम है 2।
अब लाइट वन मीडियम में आती है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, टू मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट होती है किसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर। अब स्नेल कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट। वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी, जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुक्स में म्यू लिखा होता है, कुछ ऐसे हैं जो इसे म्यू ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? नीटा एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे एन भी पढ़ते हैं, नीटा और म्यू भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं नीटा से ही बता देता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका साइन क्या होगा? नीटा होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट नीटा वैल्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या देता है? ये क्या देता है हमें? ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितने गुना कम है। अगर नीटा की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, मैं कह रहा हूं डायमंड के लिए, है ना, डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 2.54। ठीक है, 2.24 कितनी होती है? 2.24 ये वैल्यू है डायमंड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है? अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस वैल्यू मीन? इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू क्या मतलब है कि उस डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 2.24 टाइम्स कम होगी जितनी की उसकी स्पीड एयर में। क्लियर है? बात समझ आई? नीटा की वैल्यू, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फिर वही है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम। ये क्या है? मीडियम की स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है। अब मुझे बताओ, जो मीडियम जितना ज्यादा भारी होगा, लाइट की स्पीड उसमें उतनी क्या होगी? कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही ज्यादा होगा। अब लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा कम होगी, उस जो बेंड करेगी वो उतना ही ज्यादा बेंड करेगी। लाइट जो है उतना ही ज्यादा बेंड करेगी जितना ज्यादा वो डेंसर होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम टू बेंड द इनकमिंग रे ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही है उसको बेंड करने की, उसको मोड़ने की जो पावर है मीडियम की, उसकी उसी पावर को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे कह दो कि लाइट की स्पीड को जितना कम करने की जो ताकत है मीडियम की, वही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? कैसे भी समझ लो, या फिर वो बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने के, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है तो उसकी वैल्यू से हम केवल यही समझते हैं कि उस मीडियम की लाइट को बेंड करने की या लाइट की स्पीड को कम करने की स्ट्रेंथ कितनी है। जितना ज्यादा हाई नंबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, लाइट को बेंड करने की पावर भी मीडियम की उतनी ही ज्यादा होगी। ये पॉइंट समझ आया? फिर आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ये क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होगा। अब एयर की तुलना में अगर ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर की तुलना में ले रहे हैं, मतलब एक मीडियम हमारा क्या है? एयर है। सपोज देखते हैं, तो यहाँ पे, यहाँ हमारा कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, ये इंटरफेस है, और ऊपर की तरफ क्या है? एयर। अब लाइट आई और मीडियम के अंदर एंटर हुई, ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, लाइट की स्पीड एयर के अंदर कितनी होती है? मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड हमने कितनी मान ली? कितनी है? मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीटा है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? नीटा। क्लियर? तो मुझे बताओ, इस v का वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे? v का वैल्यू कैसे निकाल लोगे कि इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? लाइट की स्पीड से उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम होगी। तो v का वैल्यू, v का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? कि लाइट की स्पीड एयर में कितनी है? c,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, नीटा। तो आप स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो अगर v इक्वल्स टू सी बाई नीटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नीटा, नीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो नीटा यहां आ जाएगा, v इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो नीटा इक्वल्स टू क्या होगा, c बाई v। और बेटा ये जो c है ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो इन्हीं का जो रेशो है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हम इसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आई। तो द रेशो ऑफ, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे आया, ऐसे आया, क्योंकि हमने ये देख लिया कि किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स कम होगी, किसके, जो कि लाइट की स्पीड एयर में है। एयर में लाइट की स्पीड c है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा है, तो उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, c बाई नीटा, यानी कि नीटा टाइम्स कम होगी। ठीक है, तो यहां से नीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, तो नीटा कितना आया, नीटा आया c बाई वी, एंड दैट c बाई वी जो नीटा हमारा आया, यही नीटा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मींस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इनका जो रेशो है दैट रेशो इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात समझ आई। ठीक है, आज के लेक्चर में बस यही करेंगे।